हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की वीडियो सीरीज में आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी YouTube वीडियो स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको प्रेस कर लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको भी दबाना न भूलिए ताकि मेरे वीडियो की अपडेट रोजाना आप तक लगातार पहुंचती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि संविधान एक्चुअल में क्या है और इसकी आवश्यकता किसी देश को क्यों पड़ती है। पहले यहां से हम इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। तो संविधान का परिचय के रूप में अगर मैं आपसे दो शब्द कहूं तो यह है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और उसके नागरिकों के साथ शासन के संबंध किस प्रकार के होंगे, इन दो चीजों को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कानूनों की या विधियों की एक श्रृंखला या एक डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, जिसके आधार पर हम उस देश की शासन व्यवस्था के जितने भी भाग हैं, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे विधायिका है, उन सब की संरचना और उनका गठन हम कर सकेंगे, उनकी कार्य प्रणाली चला सकेंगे। और इसके साथ साथ देश की जनता जो है या किसी भी राष्ट्र की जनता के साथ सरकार के संबंध किस प्रकार के होंगे, इन दोनों चीजों को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास जो कानूनों की एक या आधारभूत विधियों की एक जो डॉक्यूमेंट होता है या एक दस्तावेज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो संविधान, भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसका निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और इस संविधान सभा का गठन जहां तक हम देखें तो भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले यानी कि 1947 से ठीक पहले अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक मिशन, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन के नाम से, कैबिनेट मिशन योजना लाकर और भारतीय संविधान निर्माण में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक सभा गठित की गई थी, जिसका नाम था संविधान सभा। तो भारतीय संविधान जो है, इसका निर्माण भारत के ही प्रतिनिधियों के द्वारा एक तरीके से चुनी गई संविधान सभा जो थी उसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं संविधान निर्माताओं ने कौन कौन सी शामिल की, इसके वन बाय वन करके अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता हम अगर कहें तो भारतीय संविधान, पहली बात तो निर्मित संविधान है, निर्मित बनाया गया संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान लिखित रूप में लिखा गया संविधान या दस्तावेज है। और तीसरी बात हम कहें तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान होने का दर्जा रखता है भारतीय संविधान। तो ये तीन मुख्य आधारभूत विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। देखो, निर्मित संविधान होने का क्या अर्थ है हमारे पास। देखो, विश्व में दो तरीके के संवैधानिक व्यवस्थाएं चलती है। पहली वो होती है जो किसी एक संस्था या किसी एक सभा के द्वारा बनाई जाती है, जिसको तो बोलते हैं अपने निर्मित संविधान। जैसे भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया था, इसलिए इसको बोलेंगे अपने निर्मित संविधान। इसके अलावा दूसरा संविधान जो होता है उसको हम बोलते हैं विकसित संविधान के नाम से, जो कि उस देश की अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं रही हुई होती है राजनीतिक व्यवस्था में, उन परंपराओं के माध्यम से जो संविधान बनता है उसको अपने बोलते हैं विकसित संविधान। और दूसरा प्रकार का संविधान जिसको कोई संस्था बनाती है उसको हम बोलते हैं निर्मित संविधान। तो भारतीय संविधान इस दृष्टि से एक निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण जो है वो किसने किया है, संविधान सभा के द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया है। और इसका निर्माण करने में हम सब जानते हैं कितना समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है वो लगा है भारतीय संविधान को निर्मित करने में। चलिए, दूसरी बात अगर हम देखें तो भारतीय संविधान लिखित रूप में एक दस्तावेज है। देखो, विश्व में इस दृष्टि से भी दो प्रकार के संविधान चलते हैं। एक वो संविधान होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो अलिखित रूप में होते हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो उसको लिखा नहीं गया है, वो अलिखित रूप में संविधान है। इसके विपरीत अगर अमेरिकी संविधान की हम बात करेंगे तो अमेरिकी संविधान जो है वो लिखित संविधान का उदाहरण है, भारत की तरह ही। तो भारतीय संविधान लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में कानूनों या विधियों की क्या है, एक श्रृंखला है एक तरीके से। चलिए, तीसरे नंबर पर हम बात करें तो भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसके अंदर हम बात करें तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के अंदर कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद शामिल किए थे। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। इसके अलावा 8 अनुसूचियां उस संविधान में थी
8 अनुसूचियां, जिनकी वर्तमान संख्या हमारे पास टोटल है कितनी, 12। इसी तरीके से मूल संविधान जो है उसके अंदर 22 भाग जो है वो शामिल किए गए थे, जिनकी वर्तमान संख्या अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 25। देखिए ये संख्या में परिवर्तन नहीं है, केवल उपभाग बनाए गए हैं। अनुच्छेद अभी भी 395 ही है, अनुसूचियों की संख्या 12 है और हमारे पास टोटल भागों की संख्या हमारे पास कितनी है, 25 है। इस तरीके से अगर उपभाग की बात करेंगे जब हम, तो कुल मिलाकर 465 से भी ऊपर अनुच्छेद अगर गिनती के हिसाब से बात करेंगे तो इतने हैं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 12 वर्तमान में, और भागों की संख्या हम कह सकते हैं 22 भाग, और उपभागों को मिला लें तो कुल संख्या कितनी बनती है, 25 बनती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का दर्जा रखता है भारतीय संविधान। अब आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान सबसे विशाल कैसे है, क्यों बना है ये, तो इसके अंदर देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। लगातार भारतीय संविधान में संशोधन होते रहे हैं, संविधान में संशोधन किए जाते रहे हैं, और इस दृष्टि से नए नए प्रकार के संशोधन होने से भारतीय संविधान और ज्यादा बड़ा होता चला गया है। हमने देखा है, देखो ये 395 भाग थे, संशोधनों के माध्यम से इनकी संख्या कितनी हो गई है, 465 हो गई है। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कारण संभव हुआ है। तो अब तक कुल मिलाकर आपकी किताब के हिसाब से इस संविधान में 101 संशोधन किए जा चुके हैं, 101, जबकि अगर 2020 की बात करें तो कुल मिलाकर अब तक 104 संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान में किए जा चुके हैं। तो ये भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है पहली, कि ये निर्मित है, लिखित है, सबसे विशाल संविधान का दर्जा रखता है। चलिए दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखिए दूसरी विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और अगर ये कहते हैं कि संपूर्ण लोक प्रभुत्व संपन्न है तो और ज्यादा अच्छा है। भारतीय संविधान जो है, लोक का मतलब हम जानते हैं वहां की जनता, किसी राष्ट्र की जनता। तो भारतीय संविधान का निर्माण जब किया गया है तो इसमें 2-3 बातें इस दृष्टि से कही गई है कि यह भारतीय संविधान जनता के द्वारा बनाया गया है, उसकी इच्छा के हिसाब से संविधान का निर्माण किया गया है, और उसकी इच्छा से ही भारतीय संविधान जो है वो अंगीकार किया गया है। भारतीय संविधान की जनता जो है भारत की, उसने उसको आत्मर्पित किया है और उसी ने उसको लागू किया है अपने लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है। इसको भारतीय जनता ने अपनी इच्छा से अपने ऊपर लागू किया है, किसी ने इसको थोपा नहीं है, किसी बाहरी ताकत के दबाव में आकर इसको स्वीकार नहीं किया गया है। और अंतिम सत्ता जो है या अंतिम शक्ति जो है वो भी किसमें निहित है, जनता में निहित है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये भारतीय संविधान को क्या बनाती है, पूरी तरीके से लोक प्रभुत्व संपन्न संविधान बनाती है। और यहां हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होती है देखो प्रस्तावना, हम भारत के लोग, मतलब जितनी भी आगे सारी बातें की गई है वो सब भारत के लोगों ने क्या की है, खुद ने बनाई है, अपनी इच्छा से लागू की है, और अंतिम शक्ति भी क्या है, केवल उनके पास ही है। तो अंतिम संवैधानिक शक्ति का स्रोत अगर कहें या भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत अगर कहें तो वो कौन है, भारत की स्वयं की जनता है। तो इसको हम बोलेंगे संपूर्ण लोक प्रभुत्व संपन्न संविधान है भारत का। ठीक, चलिए तीसरे नंबर पर आप बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का प्रारंभ जो है वो किससे होता है, प्रस्तावना से होता है, प्रस्तावना से होता है। तो ये प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान क्यों बनाया गया था, यानी भारतीय संविधान के बनाने के उद्देश्य क्या क्या थे, इसको लागू करने के लक्ष्य क्या क्या हैं, और इस संविधान में कौन कौन से मूल्यों को शामिल किया गया है, उन सब बातों का एक तरीके से सार या निचोड़ हम कहें तो वो भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान स्टार्ट जहां से होता है, प्रारंभ जहां से होता है, वो तथ्य हमारे पास कौन सा है, संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना के अंदर संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य और संविधान के मूल्य क्या क्या हैं, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो एक तरीके से
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको एक राजनीतिक विज्ञ जो हुए हैं भारत के फेमस के एम मुंशी के नाम से, उन्होंने इसे भारत की राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहकर संबोधित किया है। जैसे जन्म कुंडली बनती है उसी तरीके से संविधान की राजनीतिक कुंडली, एक तरीके से कुंडली में सारी जीवन की बातें लिखी होती है, तो वही सेम बात है पूरे संविधान की सार या निचोड़ जो है वो किसमें हमारे पास संविधान की प्रस्तावना में है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहकर भी संबोधित किया जाता है, साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, प्रस्तावना को बोला जाता है। के एम मुंशी ने इसको क्या बोला है, संविधान की राजनीतिक कुंडली बोला है। चलिए अब इस प्रस्तावना में हमारे पास क्या क्या मुख्य मूल्य बताए गए हैं, हालांकि इसकी अपनी डिटेल में बात करेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन यहां मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण मूल्य जो शुरू में संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे लेकिन बाद में शामिल किए गए थे, एक शब्द रहेगा पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान जो है एक तरीके से है, और दूसरी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करता है। ये दो बातें हमें विशेष ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान जो है वो भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, और साथ में भारतीय राष्ट्र जो है वो कैसा है, समाजवादी राष्ट्र है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ क्या है और समाजवादी होने का अर्थ क्या है। चलिए देखते हैं अपने। देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ आप धर्म निरपेक्ष से समझ सकते हो, लेकिन संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो है पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में, उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था, और इसमें दो तीन बातें लिखी गई। पहली बात यह है कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो है उसको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। कहने का मतलब उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का उसको क्या है, अधिकार है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उससे संबंधित क्रियाएं कर सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को क्या दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्र या भारत संविधान जो है वो कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। दूसरी बात, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म की दृष्टि से राज्य बिल्कुल तटस्थ होगा, किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगा, किसी भी विशेष धर्म के लिए कार्य नहीं करेगा, सर्वधर्म समभाव की भावना रखेगा, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाएगा राज्य, सभी धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा, सभी को एक समान रूप से क्या देगा, संरक्षण प्रदान करेगा। यह भारत को किस रूप में स्थापित करता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। और तीसरी बात कि राज्य जो है वो धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रखेगा, सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर एक समान समझेगा। ये एक राज्य की क्या होगी, विशेषता होगी। तो भारतीय संविधान को किस प्रकार, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप कैसे कहोगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, या भारत का संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, इसके क्या प्रमाण है। तो हम तीन चार बातें बता देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म न होना, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, और धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का कोई विभेद न करना, ये भारत को क्या बनाते हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। अब बचता है हमारे पास शब्द दूसरा, समाजवादी। समाजवादी शब्द से, ये शब्द भी मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, जब संविधान बना था उस समय नहीं था। इसको भी 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब इस संविधान संशोधन में क्या किया गया, इस समाजवाद शब्द में क्या किया गया कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा।
यानी कि गरीब और अमीर के बीच का जो भेद है या जो अंतर है उसको क्या करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसी जो विचारधारा होती है उसको हम बोलते हैं समाजवाद के नाम से, सोशलिज्म के नाम से उसको बोला जाता है। तो भारतीय संविधान जो है इसका भी मूल उद्देश्य जो है या इसको बनाने का मूल उद्देश्य क्या है कि आर्थिक समानता या समाजवाद की क्या करनी है, स्थापना करनी है। जितने भी संसाधन है उत्पादन के, उन सब उत्पादन के साधनों पर भारतीय समाज का क्या है, बराबर अधिकार है। सब व्यक्ति जो है या सब नागरिक जो है उसका उपभोग करने का अधिकार रखते हैं। तो समाजवादी राष्ट्र होने का अर्थ है समाज के अंदर आर्थिक समानता की स्थापना करना। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो विशेष बातें जो बाद में शामिल की गई थी, कौन से संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से। चलिए प्रस्तावना के बाद आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान की और कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो क्रम वाइज अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य मुख्य भाग जो है उनके हिसाब से अपनी बात करेंगे अब कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल की गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 लगा सकते हो आप, 5 लगा सकते हो, 6, कोई सा भी नंबर लगा लीजिए, अलग अलग करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान जो है वो दो संविधानों का मिक्स रूप है। संघात्मक और एकात्मक लक्षण जो है ये दोनों भारतीय संविधान में आपको मिक्स मिलेंगे। देखो विश्व में दो प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाएं चलती हैं। एक को तो हम बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम फेडरलिज्म। फेडरलिज्म और ये फेडरलिज्म जो शब्द है ये फेडरल शब्द से आया है और फेडरल शब्द का अर्थ होता है संघ, ठीक है। दूसरे प्रकार की हमारे पास जो व्यवस्था चलती है उसको हम बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। दोनों में अंतर क्या होता है? देखो संघात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण ये है कि यहां पर दोहरी शासन प्रणाली होगी। दोहरी शासन प्रणाली, इसका अर्थ क्या होगा कि केंद्र के अंदर अलग सरकार होगी और राज्यों के अंदर अपनी सरकार अलग होगी। केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें होंगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन रहेगा कि कौन सा कार्य केंद्र करेगा और कौन सा कार्य राज्य करेगा। इन शक्तियों का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा और यह विभाजन लिखित रूप में होगा, अलिखित रूप में नहीं होगा। कैसा होगा? लिखित रूप में होगा। वो संविधान अपने आप में क्या कहलाएगा? संघात्मक संविधान कहलाएगा। और तीसरी बात, इन दोनों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास होगी एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, जो पूरे देश के लिए एक समान रूप से काम करेगी। ये तीनों लक्षण जिस संविधान व्यवस्था में पाए जाते हैं उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। अब इसमें हमने दूसरी बात देखनी है। अब देखो यहां हमने देखा है कि दोनों क्या करते हैं? समन्वय से काम करते हैं। दोनों के बीच के आपस की शक्तियों का विभाजन क्या है? लिखित रूप में है। एकात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें सारी शक्तियां जो है वो किसमें निहित होती है? केंद्र में निहित होती है। केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सबसे शक्तिशाली होती है। सारे निर्णय या आदेश जो है वो लेने का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार ही करेगी। तो वो राज्य या वो संविधान हमारे पास क्या कहलाता है? एकात्मक संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान जो है वो मूल रूप से तो संघात्मक संविधान है, लेकिन उसमें एकात्मक लक्षणों को भी शामिल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था और संविधान निर्मित किया जा रहा था, उस समय भारत के सामने बहुत सारे प्रकार की एकीकरण की चुनौतियां थी। बहुत सारी देशी रियासतें थी, उन सब को मिलाकर एक पूरा राष्ट्र बनाना था, यानी कि भारत की एकता को स्थापित करना था। और ये एकता तभी स्थापित हो सकती थी जब शक्तिशाली केंद्र जो था उसकी स्थापना की जाए। लेकिन संविधान निर्माताओं का जो मूल भावना थी वो ये थी कि केंद्र शक्तिशाली होगा, इसके साथ साथ हम कौन सी प्रणाली अपनाएंगे? दोहरी शासन प्रणाली अपनाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता होगी, अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। लेकिन भारत की एकता को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? शक्तिशाली केंद्र जो है वो स्थापित करना पड़ेगा, ताकि जो राज्य हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते। और यही कारण है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, जहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से, वो ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन मूल ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद पहले में
इस संघ शब्द के लिए अंग्रेजी का फेडरल शब्द उपयोग में नहीं लिया गया है, इसकी जगह यूनियन शब्द काम में लिया गया है। तो भारतीय संविधान यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, या भारत जो है वो एक क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। लेकिन संघ शब्द के लिए फेडरल शब्द नहीं है, कौन सा शब्द इस्तेमाल में लिया गया है, यूनियन शब्द। कहने का मतलब राज्यों को अपनी मर्जी से केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो केंद्र जो है वो शक्तिशाली है, बहुत से चीजों में शक्तिशाली है, तो उसको हम बोलते हैं एकात्मक लक्षण या एकात्मकता। और जब दोनों समन्वय से काम करते हैं तो वो व्यवस्था कौन सी हमारे पास, संघात्मक व्यवस्था। तो भारतीय संविधान की जब हम बात करें, आगे अगला लेसन भी हमारे पास इसी के ऊपर आएगा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संघवाद जो है वो किस प्रकार का है, उसमें हम डिटेल में एक एक बात करेंगे। यहां आप ये समझिए कि संघात्मक व्यवस्था में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, और एकात्मक व्यवस्था जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, शक्तिशाली केंद्र होता है। लेकिन भारतीय संविधान में इन दोनों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। कारण था भारत के आजादी के बाद भारतीय एकीकरण में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना क्या था, जरूरी था। तो ये रहेगा हमारे पास अगली विशेषता भारतीय संविधान की, संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का मिक्सअप या मिश्रित रूप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान संघवाद और एकात्मकवाद का मिश्रण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए आप। तो हम दोनों बातें बता देंगे उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े अगर, तो भारतीय संविधान जो है वो पांचवी विशेषता के रूप में एकल नागरिकता की वकालत करता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब पूरे देश के अंदर एक ही नागरिकता होगी और वो नागरिकता भारतीय होगी। मतलब प्रत्येक नागरिक जो है वो अपने आप को क्या बोलेगा, भारतीय बोलेगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का नागरिक होगा, मध्य प्रदेश का होगा, असम का होगा, केरला का होगा, नहीं, पूरे भारत के अंदर एकल नागरिक व्यवस्था जो है वो चलेगी। अब यहां हम बात करें तो संघीय संविधान जितने भी है उन सब के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, डबल नागरिकता है। वहां केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। जैसे अमेरिकी संविधान में ऐसा देखने को मिलेगा, वहां एक व्यक्ति केंद्र का नागरिक भी है और राज्य का नागरिक भी है। तो अलग अलग नागरिकता है दोनों की, दोनों के अलग अलग प्रकार के अपने आप में मायने हैं। लेकिन भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी इसमें कौन सी नागरिकता लाई गई है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता लाने का कारण वही है कि भारत की एकता स्थापित रहे। बस अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग सब मिलकर एक समान, एक केंद्र के नीचे रहे, एक संविधान के नीचे रहे। इसलिए भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता। राज्यों को अलग से नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की। भारतीय नागरिकों को जीवन जीने से संबंधित, या हम कहें कि उसके जो आधारभूत अधिकार हैं, चाहे स्वतंत्रता का है, समानता का है, किसी भी प्रकार का अधिकार है, उनको संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब इन अधिकारों का अगर किसी प्रकार से हनन होता है या इनको किसी के द्वारा छीना जाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारे पास कौन है, न्यायपालिका है। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है उनको शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में भारतीय संविधान में किसको शामिल किया गया है, मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। और भाग संख्या हम कहें तो भाग नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है। मूल अधिकारों की संख्या शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 थी, 7 मूल अधिकार थे। नाम आप अलग अलग उनको ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है वो उसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार एक तरीके से। दूसरा जो अधिकार है उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है उसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम बोलते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। छठा जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक संवैधानिक अधिकार या एक मूल अधिकार जिसको मूल संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस मूल अधिकार को संविधान की मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। वो संवैधानिक अधिकार था, मूल अधिकार था हमारे पास कौन सा, संपत्ति का अधिकार। और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है मूल अधिकारों की संख्या। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, इनको छीना जाता है सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो इसकी अपील करने के लिए हमारे पास कौन बैठा है, न्यायालय बैठा है।
तो मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य कौन करेगा? भारत का न्यायपालिका करेगी। ठीक है, अब आपकी किताब के हिसाब से एक विशेष मूल अधिकार जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 21A में, 21A में, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो शामिल है 21 नंबर अनुच्छेद में, उसी का एक उपभाग बनाकर और 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक जो हैं उनके लिए एक विशेष अधिकार की व्यवस्था की गई है, मूल अधिकार की, जिसको हम बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का मूल अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको ये मूल अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्या कर सके? पूरी कर सके। तो इसको अलग से शामिल किया गया और इसके लिए जो संविधान संशोधन लाया गया था उसका नाम था 86वां संविधान संशोधन। तो आपसे ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन से राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार जो है उसको मूल अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। ये पूरे भारत के अंदर क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसको बोलते हैं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार के नाम से। ठीक, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। देखो इसमें दो चीजें हैं। नीति का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग करना और उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करना, और निर्देशक का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, किसी को राह दिखाना। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में सरकारों के लिए एक विशेष प्रकार के निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं जिनका उपयोग सरकार अपनी नीति को बनाते समय उपयोग में लेगी, और इसका एक ही मूल उद्देश्य था भारतीय संविधान को या भारतीय सरकार को या भारत राष्ट्र को लोक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। लोक कल्याणकारी राष्ट्र वो होता है जिसमें समाज या राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक समानता पाई जाती है, या आर्थिक और सामाजिक मूल्य जो है उनके लिए सरकार कार्य करती है। आर्थिक मूल्यों में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं होती है बहुत सारी, कौन सी? जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, भोजन है, आवास है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन सब आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व जो है वो किसका होगा? वहां की सरकार का होगा। तो ऐसी सरकार जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करती है या आर्थिक समानता की स्थापना करती है, वो सरकार कैसी होगी? लोक कल्याणकारी सरकार होगी। इसके साथ साथ समाज में जितने भी वर्ग हैं, चाहे महिला है, वृद्ध है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, जितने मजदूर हैं, कोई भी हो सामाजिक वर्ग, उन सब के लिए योजनाएं या उनके कल्याण के लिए जो सरकार कार्य करती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लोक कल्याणकारी सरकार बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 37 से लेकर 51 के बीच में जो तत्व शामिल किए गए हैं उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और इन सब के लागू करने के पीछे या इनके सब के पीछे क्या है? एक ही मूल भावना काम करती है, वो है इसका लोक कल्याणकारी स्वरूप। तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो लोक कल्याणकारी कार्य करने में रुचि न लेती हो। तो एक तरीके से सरकारों के लिए ये पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इनमें एक ही कमी है, वो ये है कि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं होने का अर्थ है कि अगर इनको सरकार लागू न करे इन तत्वों को, तो कोई भी नागरिक जो है वो सरकार के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता, अपील नहीं कर सकता कि सरकार हमें ये तत्व जो है या ये चीज जो है हमें उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो गैर न्याय योग्य जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, इनको लागू करने के संबंध में सरकार को अपने मजबूर नहीं कर सकते न्यायालय के माध्यम से। तो यही एक मुख्य कमी जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में है। बाकी इन सब का स्वरूप कैसा है? लोक कल्याणकारी स्वरूप है, जो हर सरकार के लिए एक तरीके से बाध्यकारी होता है कि वो उनको क्या करे? लागू करे। ठीक, अगले क्रम में हम बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता में हम बात करें तो इसी से जुड़ी हुई एक चीज है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 51 पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 51 में फिर से एक नई चीज
चीज शामिल की गई जो भारतीय संविधान बनाते समय नहीं थी लेकिन बाद में शामिल की गई, जिनको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद नंबर 51A जो है वो मूल कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शामिल किए गए थे और इनकी मूल संख्या जो है उस समय कितनी थी? 10 थी। शुरुआत में जब संविधान संशोधन से मूल उद्देश्यों को शामिल किया गया था, मूल कर्तव्यों को, तो उनकी संख्या कितनी रखी गई थी? 10 रखी गई थी। तो ये मूल कर्तव्य बहुत सारे, ये हर व्यक्ति जो है या हर नागरिक जो है उसको भारतीय संविधान का आदर्श मानना चाहिए, उसके नियमों की पालना करनी चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कितने मूल कर्तव्य शामिल थे? 10, जो हर भारतीय को स्वीकार करना एक तरीके से उसका क्या है? संवैधानिक उत्तरदायित्व है। लेकिन वर्तमान में मूल उद्देश्यों की संख्या हमारे पास कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो अभी हमने बात की थी RTE की, राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की। तो उसी शिक्षा के अधिकार के लागू होने के बाद एक नया 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसके अनुसार प्रत्येक बच्चे के माता पिता का ये दायित्व बनता है, ये उत्तरदायित्व या कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बालक हैं उन सबको क्या दे? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो ये उनका एक तरीके से क्या हो गया है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब इनको भी लागू करना या न करना, या इनको पालन करना या न करना एक नागरिक की संस्कारी होने का प्रमाण है। अगर जो व्यक्ति इनकी पालना अच्छे से करता है वो एक सभ्य नागरिक है, अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखता है, और जो इनका पालन नहीं करता है वो अपने आप में देश का द्रोही कह सकते हैं, उसको अपने देश का दुश्मन कह सकते हैं कि वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश में रहने के लायक नहीं है। इस तरीके से तो संवैधानिक या मूल कर्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक का अपना एक क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। चलिए अगली विशेषता की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, संसदीय शासन। देखो संसदीय शासन व्यवस्था कौन सी होती है, पहले तो इसकी बात करते हैं। विश्व में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलती हैं और उनमें एक व्यवस्था जो होती है वो होती है संसदीय शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था में सबसे उच्च पद जो है संवैधानिक पद तो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। लेकिन ये केवल एक नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है। सारी शक्तियां संविधान में हालांकि इसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, तो संवैधानिक प्रमुख हो गया है, संविधान का मालिक हो गया है एक तरीके से। लेकिन ये मालिक तब तक नहीं है जब तक कि इसकी शक्तियों का उपयोग करने का निर्देशन न दिया जाए, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो वास्तविक रूप से संवैधानिक शक्तियां जो है उनका उपयोग जो है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का एक तरीके से क्या करती है? वास्तविक उपयोग करती है। कहने का मतलब राष्ट्रपति को हर मामले में सलाह देने के लिए कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। और राष्ट्रपति का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सिफारिशों के या दी गई जो अनुशंसा है उसके हिसाब से ही क्या करे? कार्य करे। तो वास्तविक रूप से शक्ति जो है वो सारी किसमें केंद्रित है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में केंद्रित है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों में एक समान रूप से, कहने का मतलब इस व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, राज्यों के अंदर भी अपने आप में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें संवैधानिक प्रमुख के तौर पर कौन बैठा है? राज्यपाल बैठा है। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें है वो ये है कि ये मंत्रिपरिषद जो होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। कहने का मतलब पूरी सरकार जो है वो क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। एक तरीके से नए चुनाव होंगे और नई व्यवस्था जो है वो क्या होगी? स्थापित होगी। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। कारण यह था इसके अपनाने के पीछे क्योंकि ब्रिटेन में भी यही सेम प्रकार की व्यवस्था चलती है। तो भारतीय संविधान बनने से पहले भारत में अंग्रेजों ने जो व्यवस्था स्थापित कर रखी थी वो एक तरीके से इसी शासन व्यवस्था का हिस्सा थी। इसलिए भारत ने विरासत के
तौर पर उसी व्यवस्था को आगे जारी रखा और इसको हम बोलेंगे कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख जरूर होता है लेकिन नाम मात्र का होता है। वास्तविक प्रमुख या शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। यह पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि अगर एक सदस्य के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके साथ साथ संसदीय शासन व्यवस्था जैसी केंद्र में है, मतलब 2 सदन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सेम वैसी व्यवस्था राज्यों के अंदर भी है। यहाँ भी विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख को क्या बोला जाता है? राज्यपाल बोला जाता है। केंद्र में इसी प्रमुख को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। तो ये रहेगी हमारे पास संसदीय शासन व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं हम अगली विशेषताओं की तरफ। अगली विशेषताओं की तरफ चलते हैं। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। अब इस संसदीय जो शासन व्यवस्था है, इसके जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उनमें लगभग का चयन जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की कौन करती है? जनता करती है। अब जनता करेगी तो जनता को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। तो भारत में 18 वर्ष तक की आयु से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उन सबको मतदान करने का अधिकार है। कहने का मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उसमें वोट डालने का अधिकार। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। जबकि पहले इस आयु की सीमा कितनी थी? 21 साल थी। उसको घटाकर फिर कितनी की गई थी? 18 साल की गई थी। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। वो संवैधानिक संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था। और ये भारतीय संविधान की क्या है? मूल विशेषता है, वयस्क मताधिकार, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं अपने। चलिए अगली विशेषता देखिए आप, स्वतंत्र न्यायपालिका। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो यहां 2 बातें हमें करनी है। पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक को न्याय दिलाने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वहां की न्यायपालिका क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाया गया है? तो न्यायपालिका में न्याय करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। पहली बात, उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और दूसरी बात, अगर इन न्यायाधीशों को हटाना पड़ जाए तो इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। उसको बोलते हैं संसदीय महाभियोग। संसदीय महाभियोग, आगे बात करेंगे हम इसकी। तो संसदीय महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता, सॉरी, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत जटिल प्रकृति की है। इसलिए न्यायपालिका को यह क्या प्रदान करती है? स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है भारत की। ये हमने 2 आधार देख लिए हैं। अब न्यायपालिका का कार्य क्या है? क्या काम करेगी न्यायपालिका? तो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहली बात तो संविधान की व्याख्या करने की व्यवस्था करना। संविधान की व्याख्या, ये जितने भी अनुच्छेद हमने 395 की बात की है, उन 395 अनुच्छेदों से संबंधित कोई भी बात हो, उसकी व्याख्या या उसका एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार किसको? भारत की न्यायपालिका को। दूसरी बात, मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, अभी हमने देखा था, मूल अधिकार अगर छीने जाते हैं नागरिकों से, तो मूल अधिकारों को छीनने की अवस्था में भारत की जो न्यायपालिका है उसको एक विशेष शक्ति दी गई है, जिसको बोलते हैं अपने रिट जारी करने की शक्ति। रिट, तो रिट जारी करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका का। तीसरी बात, भारत की जो संसद है वो कानून बनाने का काम करती है, विधि बनाती है, कानून बनाती है। लेकिन संसद के द्वारा बनाई गई विधि या कानून यदि संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, या संविधान के किसी तथ्य का उल्लंघन करते हैं, तो उस अवस्था में न्यायपालिका जो होती है वो संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है, उसको लागू नहीं होने देगी। तो इस प्रकार से
भारत की जो संसद है, भारत की जो न्यायपालिका है, उसको संसद के द्वारा बनाई गई विधि या कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार भी प्राप्त है। और इस शक्ति को बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की ये जो शक्ति मैंने बताई है, इस शक्ति को क्या बोलेंगे हम? न्यायिक पुनरावलोकन बोलेंगे, जिसमें भारत की न्यायपालिका या न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो संसद के द्वारा बनाई गई विधियों को क्या घोषित कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। तो इस दृष्टि से भारतीय संविधान की एक और विशेषता निकल के आती है, वो ये है कि भारतीय संविधान में प्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के मध्य समन्वय बनाया गया है। क्या बनाया गया है? समन्वय। कैसे बनाया गया है? देखो, विश्व में दो प्रकार की व्यवस्था चलती है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, संसदीय संप्रभुता सबसे उच्च होती है, यानी कि संसद ने जो कानून बना दिया वो फाइनल है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन वहां की न्यायपालिका नहीं करवा सकती। तो इसको तो बोलते हैं संसदीय संप्रभुता या संसद का सर्वोच्च होना। और इसके विपरीत अमेरिका में क्या सिस्टम चलता है, वहां की न्यायपालिका ने जो घोषित कर दिया उसको फिर संसद भी नहीं बदल सकती। तो यहां दोनों प्रकार की व्यवस्था अलग अलग देशों में, लेकिन भारतीय संविधान इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है और एक दूसरे में दोनों में क्या स्थापित करता है? समन्वय स्थापित करता है। कहने का मतलब भारत में संसद को यह सर्वोच्च अधिकार भी दिया गया है कि वो किसी भी विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन साथ ही न्यायपालिका को भी अधिकार दिया गया है कि यदि संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है, उसको रिजेक्ट या निरस्त कर सकती है। तो भारतीय संविधान एक तरीके से संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के बीच का रास्ता अपनाते हुए एक अलग विशेषता रखता है। ठीक है, ये रही हमारे पास न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। स्क्रीनशॉट लेके आगे बात करते हैं अपनी एक दो विशेषता की और बात कर लेते हैं। देखिए, अगली विशेषता में हम देखें तो संविधान में आपातकालीन उपबंध भी लागू किए गए। आपातकालीन उपबंध यानी कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनके बारे में सोचा नहीं गया है और अचानक से आ गई है, तो इस अवस्था में क्या किया जाएगा? उसके संबंध में भी आपातकालीन प्रावधान लागू किए गए हैं। जैसे भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, मान लो किसी देश के साथ किसी दूसरे देश का बाहरी आक्रमण हमारे देश पर हो जाता है, या देश के अंदर ही किसी प्रकार का कोई विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र के जो आदेश हैं उनको राज्य मानने से इनकार कर दे, या संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसके हिसाब से राज्य जो है वो अपना कार्य नहीं कर रहे होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने देश की जो वित्त व्यवस्था है, धन की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से क्या हो गई है? संकट में आ गई है। तो इन सभी अवस्थाओं में तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां जो है वो संविधान देता है। पहली होती है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद नंबर 352 जो है वो इसके बारे में बताता है। 352 नंबर अनुच्छेद। दूसरा होता है किसी भी राज्य के द्वारा केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने से इनकार कर देना, यानी कि राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाना। तो इस अवस्था में जो आपातकाल लगता है उसको अपने बोलते हैं राज्य आपातकाल के नाम से। राज्य आपातकाल के नाम से। तो ये होता है अनुच्छेद नंबर 356। इसको आम भाषा में राष्ट्रपति शासन बोल दिया जाता है। आपने कई बार नाम सुना होगा कि फला राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया। तो राष्ट्रपति शासन लगने का अर्थ होता है उस राज्य की पूरी जो संवैधानिक या जो विधायी शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी कौन ले लेता है? केंद्र सरकार ले लेती है। और तीसरा होता है कि जब किसी देश की वित्तीय साख को संकट पैदा हो जाता है तो उस अवस्था में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और ये वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 360। तो भारतीय संविधान में आकस्मिक परिस्थितियों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है जिनको हम बोलते हैं आपातकालीन उपबंध के। ठीक, अब अंतिम रूप से एक तथ्य के ऊपर और बात कर लेते हैं, एक और विशेषता की बात कर लेते हैं। अंतिम विशेषता मान लीजिए आप इसको, भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है
कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। क्या अर्थ है देखो इसका। कठोरता शब्द से अर्थ है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं कर सकते, एक बार जो हो गया वो हो गया। ऐसे जितने भी संविधान है वो सारे लगभग लिखित प्रकृति के हैं। तो लिखित प्रकृति के संविधानों को दूसरे शब्दों में बोला जाता है कठोर संविधान। दूसरे वो होते हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे संविधान ज्यादातर अलिखित प्रकृति के होते हैं। अब भारतीय संविधान हमने कह दिया है कौन सी प्रकृति का है, लिखित प्रकृति का है। इसलिए भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने वाला होना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है, और ये नहीं है इसका कारण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने एक अलग भाग के रूप में अलग से एक भाग शामिल किया संविधान में, जिसका नाम था संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद नंबर 368 जो है वो भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो इस प्रक्रिया के हिसाब से भारतीय संविधान लिखित होते हुए भी कठोर प्रकृति का नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब इसको लचीला भी बनाया गया है। ठीक है। अब ये संविधान संशोधन हो कैसे सकता है, तो मूल रूप से इसकी 3 विधियां जो है वो है, लेकिन ये तीनों विधियां अनुच्छेद 368 में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 368 में केवल 2 ही विधियां हैं जो अभी मैं बताऊंगा। अनुच्छेद 368 में 2 ही विधियां हैं, 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाली। पहली जो विधि है ये इसको संविधान संशोधन नहीं बोला जाता, ये एक साधारण संशोधन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, साधारण संशोधन। लेकिन इससे भी संविधान में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन की अंतिम अनुमति प्रदान करता है। तो ये तो होता है हमारे पास साधारण संशोधन। बहुत सारे प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो संसद अपने साधारण संशोधनों से ही कर लेती है। दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था होती है संविधान संशोधन की, उन दोनों को प्रदर्शित किया गया अनुच्छेद नंबर 368 में। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का पूर्ण बहुमत चाहिए। पहली बात तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो उस मुद्दे के ऊपर दोनों सदनों का क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत होना चाहिए, और 2/3 मतदान जो है वो भी होना जरूरी है उसके पक्ष में, उस मुद्दे के पक्ष में या उस संविधान संशोधन के संबंध में। संसद के सदन जो है उनमें अलग अलग क्या होना चाहिए, 2/3 उपस्थित जो सदस्य हैं वो उनके पक्ष में क्या करने वाले हों, मतदान करने वाले हों, तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं विशेष संशोधन। विशेष संशोधन, इसमें क्या होगा, ये दोनों चीजें तो चाहिए तीसरे नंबर वाले में भी। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का पूर्ण बहुमत भी चाहिए, प्लस उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनमें 2/3 सदस्य उसके पक्ष में मतदान करने वाले भी होने चाहिए। और तीसरी जो विशेष बात है वो ये है, भारत के कम से कम आधे राज्य जो हैं वो भी उसके ऊपर सहमत होने चाहिए। आधे राज्य, 229 जितने भी राज्य हैं उनमें 15 राज्य या 14 राज्य जो है उनकी स्वीकृति मिलना भी उसके ऊपर क्या होता है, जरूरी होता है। तो उन राज्यों की स्वीकृति मिलने का अर्थ है वहां की जो विधानसभा है वो भी अपने उपस्थित सदस्यों के पूर्ण बहुमत और 2/3 मतदान से जब उस मुद्दे को पारित करती है अपनी विधानसभा में, तो वो संशोधन जो है वो भारतीय संविधान में मान्य माना जाएगा। तो ये दोनों प्रक्रिया जो है 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाली, इसको शामिल किया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 368 में। और साधारण संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से ही पूरा कर सकती है। तो भारतीय संविधान कहने का मतलब कठोरता और लचीलेपन, इन दोनों का क्या है, एक तरीके से मिश्रित रूप। तो ये रहेगी हमारे पास भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब जितने भी विशेषताएं हैं आपकी किताब के अलग अलग चैप्टर्स में इनके ऊपर एक एक करके विस्तृत चर्चा की गई है, जिनको आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। आज हमने ओवरऑल एक खाका तैयार कर लिया है कि हमें भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उन सब के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे।
तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में, अपने फेसबुक कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। गुड लक।